हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुआ था आपका एग्जाम 18 नवंबर 2012 को। और दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समय कैसे बचाया जा सकता है सवालों के जरिए। बिना पेन चला ही हमारा आंसर आ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरे का मूल क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। देखना, आप मुझे बताओ एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं। सबको पता होगा यार, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12। बात कितनी कह रही, 3.5 दर्जन की। तो 3 दर्जन में कितने संतरे होंगे, 12 तिया 36। 3 दर्जन में 36 संतरे और साढ़े और लगा ना, मतलब आधे। 3.5 दर्जन मतलब समझे, मतलब 3.5 दर्जन मतलब 3 दर्जन और आधा दर्जन। तो आधा दर्जन में कितने संतरे होंगे, जब एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं तो आधा दर्जन में कितने संतरे होंगे, 6। और 3 दर्जन के कितने हो गए थे, 36। 36 और 6 कितने हो गए, 42। 42 हो गए। टोटल संतरे कितने हो गए, 42। ये सब मायने में ही रखना दोस्तों। देखना टोटल कितने हो गए, 42। अब मुझे बताओ एक संतरे का मूल 2.5 रुपया है। 2.5 रुपये का मतलब समझे, या तो हम 2.5 रुपया ऐसे लिख दें 2.5, या मैं 5/2 लिख दूं, बात तो एक ही है। देखना, 5 से हटाओ 10, 5 दूनी 10, 5 25, मतलब 2.5 रुपये को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 से। आप मुझे बताओ 42 संतरे का मूल क्या होगा, यही तो पूछ रहा। मतलब 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन में कितने संतरे, 42। एक संतरे का मूल 2.5 रुपये, तो 42 संतरे का मूल 2.5 से गुणा कर दो, बस आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 पंचे कितना हुआ, 105। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जो मैंने लिखा है ना, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे करना है। 2.5 दर्जन मतलब 3.5 दर्जन मतलब 42 संतरे, और एक दर्जन, एक संतरे का मूल कितना है, 2.5 रुपये। 2.5 मतलब 5/2, तो 42 × 5/2 मतलब 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 × 5, 21 × 5 मतलब 105। 105 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और तो सब गलती हो गए, 105 हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। दोस्तों जितना सवाल पढ़ने में लगा ना, उससे कई ज़्यादा कम समय हमारा ऑप्शन मारने में लगेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये भी आप भी कर सकते हो। देखना कैसे, आप मुझे बताओ, मैंने बताया था स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। किसी का भी स्थानीय मान निकालना हो, आप मुझे बताओ 24,424 दे रखा है, इसमें 2 का स्थानीय मानों का योगफल, इसमें 2 कितने बार दे रखे, 2 बार दे रखे। आप मुझे बताओ, मैं पहले इसका निकालता हूँ स्थानीय मान। ये सब मेंटली करोगे। मैंने कहा स्थानीय मान निकालना है ना, तो 2 के नीचे 2 रखना, और देखना है राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3। 3 डिजिट है तो 3 जीरो चिपका दीजिए। आप मुझे बताओ इसी का मान ही केवल 2000 आ गया, और मुझे इसका भी स्थानीय मान चाहिए, उसका योगफल करना है ना। तो योगफल करना, 2000 से ज़्यादा आंसर आएगा। 2000 से ज़्यादा आंसर आएगा तो मुझे बताओ ऑप्शन ए ऑप्शन डी देखते ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब देखना और 2 का स्थानीय मान देख लो। यहाँ देखो 2002 देख रखा है, यहाँ 2020। अब मुझे बताओ इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, 10 प्लेस पे लिखा है, तो 2 से तो ज़्यादा ही आएगा यार। इसका देखना स्थानीय मान 2, राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है तो 1 जीरो चिपका दो। अब मुझे बताओ 2000 में जब 20 जोड़ोगे क्या 2002 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी देखते ही सही हो जाना चाहिए दोस्तों। जैसे ही सवाल पढ़ा ना, 24 मतलब 2000 से ज़्यादा आएगा। 2000 से ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, 2000 से ज़्यादा आएगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब 2002 दे रखा, 2020 दे रखा, और 24 मतलब 2 जो दे रखा है लास्ट 24 में, ये 10 प्लेस पे, मतलब इसका स्थानीय मान 20 आएगा। तो 2000 में जब 20 जोड़ोगे ना तो 2020 आएगा। ये आप ओरली नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। तो ये रहा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। आप मुझे बताओ, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, साइड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये तो पता ही है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, चारों साइडों का योग। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना, ओरली देखना कैसे हो जाएगा। आप मुझे बताओ पहले वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, मतलब 4a बराबर 12 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना होगा, 4 तिया 12, मतलब भुजा कितनी होगी, 3। इसका मतलब ये है जिसकी भुजा 3 होगी उसका परिमाप कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी भुजा 3 है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9।
9 क्षेत्रफल होगा, मन में रखना। अब देखना दूसरा, आप मुझे बताओ दूसरा वर्ग का परिमाप कितना, 24 सेंटीमीटर, मतलब 4a बराबर 24, तो a बराबर कितना होगा, 4 छंग 24, मतलब a बराबर 6, जिसकी भुजा 6 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 रंग 36, भुजा का स्क्वायर होता है 36, एक का क्षेत्रफल 9 आया, दूसरे का क्षेत्रफल 36 आया, तो कितने गुना है, 9 चौको 36, मतलब 4 गुना है, 4 गुना है, बस यही तो पूछ रहा है कितने गुना है। दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को ओरली नहीं समझ में आया वो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ क्या दे रखा है, 4a बराबर 12 दे रखा है, a1 मान ले रहे, एक इधर मान ले रहे 4, a2 बराबर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। a1 कितना है, 4 से काटो, 4 तिया 12, 3 आया, यहाँ देखो 4 छंग 24, a2 बराबर कितना आया, 6। अब इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी भुजा का स्क्वायर होता है क्योंकि वर्ग है, 6 रंग 36। आप मुझे बताओ 9 से 36, एक छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 9 है, बड़े वाले 36 है, यही तो पूछ रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, 9 चौको 36, मतलब 4 गुना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, इसमें पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। दोस्तों जितना टाइम पढ़ने में लगा ना उससे बहुत कम समय ना आंसर मारने में लगेगा। देखना कैसे, 4 और 1/3 मैंने कुछ कैलकुलेट किया ना और मेरा आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये आप भी कर सकते हो। देखना कैसे, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे ना तो आप बिल्कुल भी कर पाओगे। देखना कैसे, आप मुझे बताओ 4 और 1/3 का मतलब समझे, 4 और 1/3 जोड़ोगे, 3 चौको 12 है, 13/3, 13/3 में समकोणों की संख्या मुझे नहीं मालूम समकोण कितने होते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ कुछ भी होगा जब सॉल्व करोगे ना तो वो 13 का मल्टीपल जरूर होगा, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि वो नंबर 13 से जरूर कटेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो तो ठीक है। देखना 13 से जरूर कटेगा, इसका मतलब क्या 395 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 413 से कटेगा, नहीं कटेगा। 405 13 से कटेगा, 13 तिया 39 15, नहीं कटेगा। 13 तिया 39, ऑप्शन डी ही एक ऐसा नंबर है जो 13 से कटेगा। अब देखना आपको नहीं विश्वास हो रहा ना तो सॉल्व कर लेते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री रखो यहाँ पे, बस गुणा भाग करना है। 3 त्रिका 9, 30 आया। अब 13 तिया 39, मतलब 13 गुणे 30 करोगे तो कितना आएगा, 390। 390 कितना आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके के सवाल में ना आपको पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखना कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आप मुझे बताओ 2/3 में कितने 1/6। मान लीजिए n 1/6 है, बस आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब समझे बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन से उठाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना कैसे, आप मुझे बताओ 2/3 इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर का होता है। ये चीज़ समझ गए। अब n की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि 2/3 के बराबर आ जाए। n की वैल्यू मैं यहाँ 3 रखूँगा, तो 3 गुणे 1/6, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ रहा। मुझे चाहिए कितना, 2/3, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखना 4 रखेंगे, 4 गुणे 1/6, तो 2 दूनी 4, 2 ती 6, तो 2 गुणे 1 कितना हुआ, 2 बचे 3। 2/3 दे रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू जब मैं 4 रखूँगा ना तो मुझे 2/3 दे रहा है। 4 जब मुझे 2/3 दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। देखना सी देख लो, 6 गुणे 1/6 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 गुणे 1/6 करोगे कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसका मतलब 2/3 सिर्फ ऑप्शन बी दे सकता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ना सॉल्व कभी मत करना, सिर्फ आप ऑप्शन में देखना डायरेक्ट। ये मैंने लिख दिया है ना, ये तक भी आपको नहीं करना है। देखना कैसे, आपको ऑप्शन में देखना है कितने 1/6 हैं, मुझे 2/3 चाहिए, तो 3 1/6 हैं। 3 गुणे 1/6 क्या मुझे 2/3 दे रहे हैं, ऐसे सोचना है। तो 3 दूनी 6, मतलब 1/2, 1/2 2/3 के बराबर नहीं है, ऐसे चेक करते जाना। जब 4 कितने 1/6 हैं, 4 1/6 हैं। 4 गुणे 1/6 क्या मुझे 2/3 दे रहा है, जी हाँ दे रहा है 2/3। इसका मतलब ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन ना ऐसे ही किया करो, समय भी बचेगा और एकदम एक्यूरेसी के साथ 100% सही भी होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। दोस्तों क्लास 5 में आपने बहुत किया होगा, बस कुछ नहीं करना है। अब देखना क्या कह रहा है, आप मुझे बताओ 1,21,012 को जब मैं 12 से भाग दूंगा
बच्चों के तरीके से कर ले रहा हूँ। तो शेषफल क्या आएगा देखना, 12 एकम 12, सब कट जाएगा, हासिल आएगा 1। अब 1 तो जाएगा नहीं तो 0 उतारा, फिर 0, 10 भी नहीं जाएगा, फिर 0 उतारा तो 1 आया। तो 12 निम्मा 108 नहीं जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 11 में से 6 गए 5, यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये यहाँ तक काम कहानी हो चुकी है। अब देखना अब क्या रह गया 2, तो 2 उतार दो। अब देखो 12 चौको 48, 48 हुआ, तो 12 में से 8 गई 4, यहाँ खत्म। शेषफल कितना आया 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं तब, एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान था दोस्तों। इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ कर आना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। बस चलिए ज्ञात करते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही नहीं है। जौन सा सही नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखना क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 और आधा दर्जन बराबर 18, समझे, सही है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या बताना, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, आधे दर्जन में कितने होंगे 6, तो 12 और 6 18, ये पूछ रहा है 1 और आधा मतलब 18, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ के आ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ठीक है। अब देखना 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 10 से भाग कर दो ना दोनों तरफ, या 10 को इधर खींच ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। अब चेक क्या करना कौन सा सही नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर। अब मुझे बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे 3000 मिलीलीटर। जोड़ना कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 3030 मिलीलीटर। 3030 मिलीलीटर। हमसे क्या कह रहा 330 मिलीलीटर, बिल्कुल गलत, यही गलत है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे सी ऑप्शन आंसर मिल गया तो मुझे आगे क्यों बढ़ना है, क्यों समय बर्बाद करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल सेम सवाल मैंने यही कराया था और देखना कैसे कराया था, आप देखना कैसे। आप मुझे बताओ किसी बक्से का वॉल्यूम कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, कितना होगा 10 गुणे 8 गुणे 6, मतलब 10 गुणे 8 गुणे 6, बक्से का आयतन निकल आएगा 8 से 48 कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। आप मुझे बताओ कितने घन हैं, 6240 घन है, 6240 घन है। इनका वॉल्यूम दे रखा 6240 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखना अब क्या कह रहा है कि पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है। एक बक्से का वॉल्यूम कितना है 480, तो 6240 कितने बक्से लगेंगे, भाग कर दो ना एक बक्से का वॉल्यूम को, ख़त्म। अब देखना किससे जाएगा, सब देखो एक एक दे रखे, इसका मतलब 48 एकम 48, 48 4 52 और 10 14 बचा, 14 और 4 ये इधर 4 आ गया, कितना हो गया 144। 144 कितना होता है 48 तिया कितना होता है 144, 48 तिया 144। ऑप्शन इज द राइट आंसर, BCD खेल गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, टोटल वॉल्यूम दे रखा था, हमको पता, हमको निकल आएगा एक बक्से का वॉल्यूम यहाँ से निकल दिया क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और एक बक्से का वॉल्यूम निकल आया ना, उसको भाग कर दो टोटल वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा ना कितने बक्सों की आवश्यकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज इनटू 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज बराबर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। न्यूनतम सारगुणज का मतलब समझे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब LCM निकालना है। LCM निकालना मैंने बताया था। आप मुझे बताओ 12 16 का LCM क्या लिखने की ज़रूरत है, कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, 12 16 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है 16, उसका टेबल पढ़िए और देखिए कि 12 जिसमें कट जाए ना उस टेबल में, वही हमारा LCM हो जाएगा। देखना 16 एकम 16, 16 क्या 12 16 से कटता है, नहीं कटता है। 16 दूनी 32, क्या 12 32 को काट देगा, नहीं काटेगा। 16 3 48, क्या 12 48 को काटता है, जी हाँ 12 चौको 48। इसका मतलब ये है 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज क्या होगा 48। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा
मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणज, 10 और 15 में कौन बड़ा है? 15। 15 का टेबल पढ़ो, 15 एकम 15, क्या 10 15 से कटेगा? नहीं। 15 दूनी 30, जी हाँ 10 30 को काट देगा। इसका मतलब ये 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। अगर आपको ऐसे एलसीएम ना आता हो ट्राई करना, लेकिन आप अपने भी तरीके से लगा सकते हो, इसमें कोई हानिकारक नहीं है, ठीक है। 48 इंटू 30, 48 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा? 3 वट 24, एक जीरो तो लास्ट में आएगा। 3 वट 24 की 4, मतलब 4 किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन बी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 4 सिर्फ एक ही में दे रखी। तो 48 दिया कितना होता? 144 होता है, एक जीरो और चिपका दिया तो 1440 रह गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। वाह। और क्या कह रहा है कि मंजू जी ने इसका 1/4 भाग अंजू जी को दिया, इसका 1/3 भाग सुजाता जी को दिया और इसका 1/6 भाग फिजा जी को दिया। अब बताना ये है कि मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। दोस्तों बहुत दोस्ती निभाई जा रही है। देखना क्या कह रहा है कि मंजू जी के पास कितने चॉकलेट हैं? 12 भाग। मंजू ने इसका 1/4 भाग। अब बताओ 12 का 1/4 भाग 4 तिया 12 होता है। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 3 भाग किसको दे दिया? अंजू जी को। ये अंजू जी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रही है कि इसका 1/3 भाग सुजाता जी को। अब मुझे बताओ 12 का 1/3 भाग कितना होता है? 3 चौको 12, 1 गुणे 4 कितना हुआ? 4। 4 भाग किसको दे दिया इन्होंने? सुजाता जी को। ये हो गई सुजाता जी। अब मुझे बताओ और क्या करें? इसका 1/6 भाग फिजा जी को दे दिया। इसका 1/6 भाग मतलब 12 का 1/6 भाग कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 गुणे 1 कितना हुआ? 2। 2 भाग क्या दे दिया? फिजा जी को। अब सवाल ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ मंजू जी के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। तो मंजू जी के पास कितने चॉकलेट बचे? टोटल भाग कितने थे? 12। दे कितने दिए? 3 4 7 और 2 9। 9 भाग दे दिए। तो मंजू जी के पास कितने बचे? टोटल भाग कितने थे? 12, उसमें 9 चले गए। तो जाहिर सी बात है मंजू जी के पास कितने बचे भाग? 3। 3 बचे ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है आपको? 140 इंटू 101 करना है, गुणा करना। देखना कितना आसान हो जाएगा। 140 और 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये सब मिडली करना। अब देखना 140 का जब 100 में गुणा करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 जीरो बढ़ गए। 140 का जब 1 में गुणा करोगे तो प्लस 140 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये 14,000 हुआ 140, तो टोटल कितना हुआ? 14,140। 14,140 हुआ। अब मुझे बताओ 14,140 में मैं क्या जोड़ूं ऑप्शन से कि मुझे ये प्राप्त हो। तो क्यों ना मैं इसी में से ये घटा दे रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कितने जोड़ने पर प्राप्त होगा। देखना अब देखो 14,414, 14,140 में जब 4 जीरो गए 4, यहाँ देखो 11, 1 तो जाएगा नहीं तो हासिल हो गए 11, 11 में तो 4 गए 7, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया 2 और तो सब जीरो आ जाएंगे, कट जाएंगे। तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 274। 14,140 में जब मैं 274 जोड़ूंगा ना तो मुझे 14,414 प्राप्त होगा। दोस्तों समझ में आया? या ऐसे और पता कैसे आया? ये जब 14,414 में मैं यही घटा दे रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या जोड़ने पर मुझे ये मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगली बार क्वेश्चन आए ना तो उड़ा देना। तो 274 इज द राइट आंसर। हमारा 274 कहाँ दे रखा? ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। ये सब खेल गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। दोस्तों ऑप्शन देखो 12 घंटे 16 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट, 14 घंटे 16 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट। इसका मतलब ये है कि मिनट देखना, हावर भी 12 13 14 2 घंटे, और मिनट देखो 14 48 16 और 12। क्यों ना मैं इसमें मिनट देखो बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। देखना कैसे। आप मुझे बताओ 6:14 AM है, उसमें 8:02 PM तक पता करना है कि कितने घंटे लगे। मैं 6:14 AM में सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं घंटा बनाऊँगा। 14 6 20 20 और 40 मतलब 46 मिनट जब मैं और ऐड करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 7 बजे पहुँच जाऊँगा। 7
AM पे पहुंच जाऊंगा, मुझे PM पे पहुंचना है। अभी मैं 12 पहुंचूंगा, 12 के बाद में 8:02 PM आएंगे, ठीक है। 46 मिनट तो ये हो गए। अब देखना कितने 8:02 PM, कितने भी घंटे लगेंगे, लेकिन 2 PM है, जो 2 मिनट है वो तो सेम रहेंगे नहीं। अब देखो 2 मिनट यहाँ सेम हो गए, 2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा आ गए, 2 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ आ गए, 46 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ आ गए। तो 46 और 2 कितने हुए, 48 मिनट एक्स्ट्रा आएंगे। घंटे चाहे कितने भी लगे मुझे कोई मतलब नहीं, 48 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे ना, तो 48 घंटे एक्स्ट्रा आएंगे तो ऑप्शन बी के अलावा सही होगा। अगर मान लीजिए 16 मिनट एक्स्ट्रा आते, 16 मिनट एक्स्ट्रा आते तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी, लेकिन आए कितने 48 मिनट एक्स्ट्रा। 48 मिनट एक्स्ट्रा आए तो ऑप्शन बी के अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं है। 16 मिनट एक्स्ट्रा आते तो मुझे घंटे काउंट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि 16 मिनट 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो समझ में आया होगा कि ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल भी खत्म हो गए। दोस्तों जितनी ज़रूरत हो ना उतनी ही सॉल्व किया करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने कई बार कराया है। मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी गुणनखंडों का योगफल पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया गया उसका एलसीएम लेना है। उसका एलसीएम लेना, देखना कैसे एलसीएम लिया। एलसीएम लेना जानते हो गुणनखंड विधि से, पहले 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 50 हुआ, फिर 2 से कटेगा 25 हुआ। अब 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। आप मुझे बताओ, आप देखना क्या करना है, इसमें कौन सा कॉमन है। 2 एक जगह एक बार आया, एक बार 5 आया, जो कितनी बार आया वो लिख दो। 2 एक बार आया, 5 एक बार आया। आप मुझे बताओ 2 की पावर कितनी लिखनी चाहिए, 2 गुणे 2 मतलब 2 पावर है। 2 2 बार आया, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो गए। 5 2 बार आया, 5 की 2 की पावर 2 आया, 2 लिख दिया। जितनी बार आए उतनी पावर लिख दो। अब आपको क्या करना है, गुणनखंडों का योगफल करना है। योगफल का मैंने फार्मूला लिखा ही था आपको कि सम जब भी आए किसी भी नंबर का, इसको मैं a मान लूँ, तो जैसे मैं 2 मान के चला हूँ तो क्या होगा, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन 2 - 1। जितने नंबर हैं 5 है तो यहाँ पे लिख दो 5, 5 की पावर n+1 -1 अपॉन 5 -1। ऐसे ही आगे 7 होता तो 7 की पावर n+1 -1 अपॉन 7 -1। बस यही करना है। अब देखना 2 की पावर n+1 मतलब 2 की पावर n कितनी है, 2 है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 में से 1 गया 1। यहाँ देखो 5 की पावर 2 रखेंगे तो 5 की पावर 3 -1, 5 में से 1 गया 4। अब देखना 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 7। अब देखना 5 का क्यूब करता है 5 25 पंचे 125, 125 में जब 1 जाएगा कितना बचेगा 124 बटे 4। देखना अब देखो काट दो, 4 × 12, 4 एकम 4, तो 7 × 31 मतलब कितना आएगा, लास्ट में कितना आना चाहिए, 7 एकम 7, 7 × 21 मतलब 217। 217 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इस फार्मूले को ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी पावर जितनी दे रखे ना उसकी पावर 1 बढ़ा के लिखना है। 2 की पावर 2 रखी, यहाँ 2 की पावर 3 -1 और जैसा ऊपर लिखा है ना 2 -1 वैसे नीचे उतार दो 2 -1 पावर छोड़ के। ऐसे 5 लिखा, 5 की पावर 2 लिखा तो 5 की पावर 3 -1 कर दो। जैसा ऊपर लिखा है 5 -1 वैसे नीचे उतार दो 5 -1, कितना होता है 4। तो ऐसे आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी भाषा में, समझे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। बहुत सही। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि कमरे का क्षेत्रफल कितना है। भाई लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी, 10 मीटर, 10 मीटर दे रखी। चूंकि वर्गाकार कमरा है इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी। समझ में आ रहा, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई भी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 10 × 10 कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 10 × 10 कितना मीटर में दे रखा ना, 10 × 10 कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर, इतना दे रखा। 10 × 10 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखना, अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक टायर की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 50 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग करेंगे, 1 जीरो खत्म, यहाँ जीरो बचेगा। 5/10 मतलब 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, 0.5 मीटर लंबाई है।
क्योंकि टाइल जो होगी वो भी वर्गाकार होगी, वर्गाकार कमरा है ना, तो टाइल वर्गाकार होगी, इसका मतलब टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगी, दोनों सेम होगी। लंबाई कितनी 0.5 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 0.5 मीटर। अब मुझे बताओ ये टाइल का एरिया हो गया, ये कमरे का एरिया हो गया। अब मुझे बताओ कमरे का एरिया में जब टाइल के एरिया को भाग करेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टाइलों की आवश्यकता है कम से कम, बस करना है भागी। अब देखना पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे, मीटर को स्क्वायर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, या मैं ऐसे कर रहा हूँ 0.5 रखा रहने दो, देखना 0.5 रखा रहने दो, 0.5 से कोई लेना देना है, 5 मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूँ, 0.5 हटाओगे जीरो बढ़ाओगे कोई लेना देना नहीं, सीधा काटो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब, और कुछ जीरो आएंगे 0.5 हटाने के बाद में कुछ जीरो आएंगे तो 2 दूनी 4, 4 और कुछ जीरो, 4 और कुछ जीरो, 4 और कुछ जीरो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ दशमलव लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन सारे अलग दे रखे हैं ना, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो दे रखे हैं, इसका मतलब 2 जीरो तो आएंगे, तो मैं 0.5 को क्यों टेंशन लूँ, सीधे 5 मानता हूँ ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है और बोल रहा है कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा समझे, ये सारे जो दे रखे हैं ना ये सब वर्ग दे रखे हैं, ये वर्ग की भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई भी चौड़ाई भी, वर्ग का मतलब ही होता है कि लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब समझे जो मैंने रेड लाइन से की है ना क्रॉस, इसका क्षेत्रफल बताना है, इस सब का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना बहुत ही सिंपल तरीका, देखना कैसे। आप मुझे बताओ इसमें पता, अगर ध्यान से देखोगे ना तो 2 ट्रायंगल नजर आएंगे। 2 ट्रायंगल कैसे नजर आएंगे, एक तो देखो ये पूरा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल आ रहा पूरा यहाँ से, ये ट्रायंगल नज़र आ रहा, और एक ट्रायंगल क्या नज़र आ रहा, ये ट्रायंगल नज़र आ रहा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं। आप मुझे बताओ, चूँकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 अंश पे जाता है, ये 90 अंश पे है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है 90 अंश ही बनाता है, तो ये 90 अंश का हो गया। अब देखना यहाँ देखो ये वर्ग है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है ये लाइन, ये भी क्या बना रहा है 90 अंश बना रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल करें, अगर वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, समझे, बेस हमारा। अब देखना ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री है, यहाँ देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं। अब मुझे बताओ बेस क्या है हमारा, अब देखना कितनी साइड दे रखी, 1 सेंटीमीटर ये, एक ये, तो कितनी बेस दे रखा यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 सेंटीमीटर दे रखा, पूरा 4। और देखो हाइट देखो 1 2 3 मतलब 3 हाइट दे रखा। अब इसमें देखो ये देखो बेस ये हो गया, बेस तो सेम ही रहेगा दोनों का, और हाइट देखो यहाँ पे 1 और 2, इसकी हाइट कितनी होगी टोटल 2 इसकी होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले का क्षेत्रफल देखना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, बेस कितना हो गया, बेस मान लो बेस कितना है यहाँ पे 4 और हाइट कितनी हो गई 3, ठीक है। और इधर क्या होगा 1/2, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा, बेस तो सेम ही रहने वाला है 4, हाइट कितनी है इसकी 2, समझ गए बात को। अब देखना काटो 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा 2 3 6 ये आया, 2 से 2 खत्म हुआ 4 ये आया, तो 6 और 4 कितना होगा 10। बहुत ही आसानी भाषा से समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल था। इसके लगाने के तरीके ना बहुत सारे हैं, ये मैं तरीके तभी बताऊंगा ना जब कोई 3D टाइप का हो ना, उसको मैं आपको समझा सकूं। ये तरीके तो बहुत हैं दोस्तों, इस सवाल को ना देखते ही आंसर आ जाएगा ऐसे तरीके, लेकिन वो तरीका 3D फिगर में ही समझाया जा सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट सवाल था बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो ना दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे हो ना दोस्तों, तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, जय हिंद दोस्तों।